स्वर्गीय फूलन देवी जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं भाई मुकेश सिद्धार्थ जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उस महिला के जन्मदिन पर आप इतना शानदार कार्यक्रम कर रहे हैं जो समस्त महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, महिला समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जो संसाधन है उनमें हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है। अगर ये बहन जी फूलन देवी जी किसी उस समाज में, शक्ति संपन्न समाज में पैदा हुई होती तो आज भारत में देवी के तौर पर पूजी जा रही होती, लेकिन हमारा समाज इतना कमजोर समाज है कि हम ठीक से उनका महत्व लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, विचार सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है, विचार से ही दुनिया आगे बढ़ती है और विचार एक दूसरे को देख के विचार की प्रेरणा मिलती है। आज ये कार्यक्रम मुकेश सिद्धार्थ जी ने किया है, यहाँ से 10-20 लोग ऐसी प्रेरणा लेके जाएंगे कि इस तरह के और कार्यक्रम करेंगे। इस तरह जब गहन अंधकार हो तो विचारधारा के दीपक से ही प्रकाश होता है। मुझे आदरणीय उदय प्रताप जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो, एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा। अगर आज मुकेश सिद्धार्थ जी ने विचार का दीपक यहाँ जलाया है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है जो हम इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं कि हम ये दीपकों को अपने अपने गांव, अपने अपने मोहल्ले, अपनी अपनी बस्ती, अपने अपनी कॉलोनी में लेकर जाएं और लोगों को बताएं कि क्या क्या अन्याय इस व्यवस्था में हो रहे हैं। मुकेश सिद्धार्थ जी ने इस कार्यक्रम में 4 वक्ता रखे हैं। कार्यक्रम को बहुत सुंदर उन्होंने नाम दिया है सामाजिक समावेश सम्मेलन। समावेश करना अगर हम सीख गए तो हम जो वंचित लोग हैं वो प्रबुद्धशाली लोग हो जाएंगे, हम जिस चीज से दूर हैं वो हमें मिल जाएगी। अच्छा, प्रोफेसर धनपाल जी भी इस बीच में आके बैठ गए, मैं देख नहीं पाया, माफी चाहता हूँ, आपका भी स्वागत है। बहुत हमारे समाज के बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत विचारशील, बहुत शानदार वक्ता भी हैं और प्रोफेसर हैं, आपसे हम सीखते हैं, आप इस बीच में आ गए हैं। तो मैं इन्होंने 4 वक्ता रखे हैं इस कार्यक्रम में और 4 बिंदु दिए हैं बोलने के। तो मेरा मानना है कि अगर चारों वक्ता सारे बिंदुओं पर बोलेंगे तो बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। एक एक बिंदु पे एक वक्ता थोड़ा विस्तार से बोल दे और थोड़ा थोड़ा सब कुछ छू दे। तो मैं एक बिंदु पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं जो इन्होंने दिया है, किस आर्थिक सामाजिक समानता की प्राप्ति कब तक। मुकेश सिद्धार्थ जी जो आपको निमंत्रण मिला होगा उसमें 4 बिंदु लिखे, सामाजिक इसमें जो है आर्थिक सामाजिक समानता की प्राप्ति कब तक, समाज का विभाजन कैसे किया गया। ये जो है मैं ये कहना चाहता हूं आर्थिक सामाजिक समानता की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना नहीं सीखेंगे। केवल हमें अपनी बुद्धि और विवेक के प्रयोग करने की जरूरत है। जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया है, जिन लोगों ने हमें व्यवस्था में फंसाया है, जिन लोगों ने हमें जाल में फंसाया है, वो बहुत विद्वान नहीं है। हम अपनी विद्वता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये कमी है। उनसे ज्यादा बुद्धि हमारे पास है, उनसे ज्यादा विवेक हमारे पास है, उनसे ज्यादा विचार हमारे पास है, उनसे ज्यादा उपलब्धियां हमारे पास है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमें उन्होंने झूठी कहानियां बता रखी हैं, झूठे पाखंड दे रखे हैं, अंधविश्वास परोस रखे हैं और हम उन्हें ज्ञान समझ के अपने आप में मगन हुए घूम रहे कि ज्ञान की बातें हैं। काल्पनिक किताबों को ज्ञान कहते हैं, काल्पनिक कहानियों को ज्ञान कहते हैं। हमें बता रखा है कि कुछ लोग मुंह से पैदा हुए थे, कुछ उदर से पैदा हुए थे, कुछ भुजाओं से पैदा हुए थे, कुछ चरणों से पैदा हुए थे। और अगर हम इस बात पर विश्वास कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं या नहीं? बताओ, आप हाथ उठा के बताओ, हम मूर्ख हैं या नहीं? तो क्या हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए?
सारे मनुष्य एक ही तरीके से पैदा होते हैं। अब वो अलग बात है कि आज देश में नॉन बायोलॉजिकल आदमी भी है, लेकिन बाकी तो हम सब एक तरीके से पैदा हुए हैं। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों पे हम अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते। हम जिस दिन विवेक इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और हम इनकी काल्पनिक झूठी कहानियों का खंडन करना शुरू कर देंगे और उनकी समीक्षा शुरू कर देंगे, उस दिन से सामाजिक एकता और आर्थिक बराबरी प्राप्त हो जाएगी। हमें बांटा गया है, षड्यंत्र पूर्वक बांटा गया है, साजिशन बांटा गया है। ये जो वर्ण विभाजन है, ये जो गौण व्यवस्था है, ये जो जाति व्यवस्था है, ये कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, ये कोई कुदरती व्यवस्था नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था नहीं है, ये मानव निर्मित व्यवस्था है। और ये कुछ धूर्त लोगों ने, उन्हें मैं विद्वान नहीं कहूंगा, विद्वान तो वो है ही नहीं, कुछ धूर्त लोगों ने हमें गुलाम बनाने के लिए, बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए, बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाने के लिए, पीडीए समाज को गुलाम बनाने के लिए वो काल्पनिक कहानियां और काल्पनिक किताबें लिख के काल्पनिक व्यवस्था हमें करवा दी है और हम अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग न करके उस व्यवस्था को ढोते जा रहे हैं। जब इन लोगों ने व्यवस्था शुरू की होगी तो इन्होंने सोचा, पहले उन्होंने वर्ण विभाजन कर दिया कि हमारा काम बुद्धि का काम रहेगा, पढ़ने लिखने का काम हम करेंगे, किताबों में क्या लिखा हुआ हम बताएंगे, लिखेंगे भी हम, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे ये तलवार चलाएंगे, इनका काम शासन करने का रहेगा। तीसरे ये धन का काम देखेंगे और बाकी श्रम का काम करेंगे। अब जब उन्होंने देखा कि श्रम का काम करने वाले तो बहुत ज्यादा संख्या में है और ये किसी दिन एक हो गए तो तुम्हारी तो व्यवस्था को पलट देंगे, तो इन्होंने कहा भाई ऐसा करते हैं, जो खेती करेगा उसकी अलग जाति होगी और जो पशुपालन करेगा उसकी अलग जाति होगी और जो हाथ का दस्तकार होगा उनकी अलग जाति होगी। फिर देखा कि यार ये अब भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी विभाजन किया। बोले जो अन्न की खेती करेगा उसकी अलग जाति, जो फूलों की खेती करेगा उसकी अलग जाति, जो तालाब में सिंघाड़े वगैरह की खेती करेगा उसकी अलग जाति और जो सब्जियों की खेती करेगा उसकी अलग जाति। इसी तरह पशुओं को बांटा कि जो ऊंट और घोड़े पालेगा उसकी अलग जाति, जो भैंस और गाय पालेगा उसकी अलग जाति, जो भेड़ बकरी पालेगा उसकी अलग जाति और जो मुर्गी बकरी और ये पालेगा उसकी अलग जाति। इसी तरह दस्तकारों को बांटा कि लकड़ी के दस्तकारों की अलग जाति, सोने के दस्तकारों की अलग जाति, लोहे के दस्तकारों की अलग जाति। तो ये विभाजन किया गया और फिर उनमें भी और जातियां बनाएंगी, फिर उनमें गोत्र बनाएंगे और हम किसी और के द्वारा बनाई हुई इस व्यवस्था को जो हमारे खिलाफ है, जो हमें गुलाम बनाती है, जो हमें कमजोर बनाती है, उसकी रक्षा करने के लिए हम कर रहे हैं लोगों से। मैं तो कम से कम मैं रोज झेलता हूं, मैं गुर्जर जाति से आता हूं और हमारी गुर्जर जाति अब इस समय विचार के मामले में बहुत पीछे है। कई अच्छाइयां हैं गुर्जर जाति में, लेकिन विचार के मामले में बहुत पीछे है। जब मैं लिख देता हूं कोई वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, कहीं सोशल मीडिया पे तो सबसे पहले गुर्जर गाली देने आते हैं मुझे, कहते हैं तुम तो राष्ट्रद्रोही हो। इन्हें गुलामी में आनंद आ रहा है और ये हर जाति में आ रहा है, क्योंकि जो जिन लोगों ने बनाई थी, धूर्त लोगों ने, उन्होंने ऐसी सीढ़ीदार व्यवस्था बनाई, इतने खाने बना दिए कि हर सीढ़ी पे खड़ा आदमी ये देख के खुश है कि नीचे वाली सीढ़ी पे भी कोई है, मैं इससे तो ऊपर की सीढ़ी पे हूं। ये नहीं देख रहा कि मेरे ऊपर की सीढ़ी पे कौन है और ये नहीं कह रहा कि इन सीढ़ियों को तोड़ो, हम मैदान में खड़े होंगे, सब एक बराबर में खड़े होंगे। ये सीढ़ियां रही क्यों? तो जो हम लोग, जो हमें गुलाम बनाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, उसी व्यवस्था में हम उसकी भूलवश या नासमझीवश या अज्ञानतावश उसी की रक्षा करने में लगे हुए हैं, उसी में आनंद ले रहे हैं। जबकि सारा ज्ञान, अगर कुछ अच्छा काम किया है इतिहास में, अगर कोई उल्लेखनीय काम किया है, कोई शानदार काम किया है, कुछ उपलब्धियां हैं, तो वो हमारे नाम पे हैं, उनके नाम पे कुछ भी नहीं है जो अपने आप को विद्वान कहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने देश में कपड़ा बुनना सीखा,
कपड़ा बुना, उस कपड़े की शोहरत सुन के अंग्रेज यहाँ तक आए। हमारे बुजुर्गों ने अन्न पैदा करके इस देश का पेट भरा, हमारे बुजुर्गों ने पशुपालन करके दूध पिलाया इस देश को, हमारे बुजुर्गों ने टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को शानदार खराद खराद के कुर्सी मेज बनाई, फर्नीचर बनाए, हमारे बुजुर्गों ने चमड़े को साथ साथ के उससे जूते बनाए, कपड़े बनाए, कोट बनाए, दूसरी चीजें बनाई, चांदी सोने के आभूषण बनाए। ये सब हमने किया, तुमने क्या किया भैया? तुमने तो झूठी कहानियां लिख रखी है कि एक बार देवताओं और राक्षसों ने उसका समुद्र का मंथन किया था और वो पहाड़ को जो नथनी को बना लिया मथनी, और कौन सा नाग था वासुकी नाग को जो नेति बना लिया, और फिर उसमें से विष निकला, अमृत निकला, गाय निकली, घोड़ा निकला, और पता नहीं क्या क्या निकल रहे हैं, उसमें से पेड़ निकला, कल्पवृक्ष है। काल्पनिक कहानी। एक चीज कही जाती है कि इस वर्ण व्यवस्था में, इस जाति व्यवस्था में, कि भाई ज्ञान का काम ब्राह्मण का और राज करने का काम राजपूतों का। मैं ब्राह्मण और राजपूत का कतई विरोधी नहीं हूँ, मैं सम्मान करता हूँ सब, क्योंकि मैं मानता हूँ कोई जाति कोई धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, व्यक्ति अच्छे या बुरे होते हैं। किसी जाति को हमें ना बुरा बताना चाहिए, लेकिन जो किसी जाति को ऊंची बताते हैं, किसी जाति को नीची बताते हैं, उनसे हमारा विरोध है, और वो बुरा मानते हैं वो तो माने, हम 100 बार इसका विरोध करेंगे। कोई जाति ऊंची जाति या कोई जाति नीची जाति नहीं होती, जाति और धर्म ऊंचे नीचे नहीं होते, मनुष्य अच्छे या खराब होते हैं। तो मैं इसलिए विरोध नहीं कर रहा कि मुझे उनसे कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, लेकिन मैं उस बात का खंडन कर रहा हूं कि एक वर्ग को या एक जाति को एक काम की जिम्मेदारी आप नहीं दे सकते। तो कहते हैं कि ज्ञान का सारा काम तो ब्राह्मणों का, राज करने का काम राजपूतों का। इस देश में कोई एक काम मुझे गिनवा दे जो ब्राह्मणों ने किया हो, जो ज्ञान का काम हो। कोई नया आविष्कार किया हो, कोई वैज्ञानिक आविष्कार किया हो, किसी बीमारी की दवाई बनाई हो, किसी समस्या का निदान किया हो। और राजपूतों के साथ जहां तक बात है, देखिए जो हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो हमारी अपनी सभ्यता थी, वो इतनी शानदार सभ्यता थी, उसकी खुदाई में वो चीजें मिल रही है, और उसमें जो लेख मिले हैं उन्हें आज तक ये लोग पढ़ नहीं पाए। ये इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े ज्ञान के ठेकेदार हैं कि जो हड़प्पा की खुदाई में ताम्रलेख मिले, जो वहां पे जो लिपि मिली है, उस लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए। लेकिन उसके बाद फिर वैदिक काल के बाद जो पहला साम्राज्य अगर दुनिया में, हमारे देश में, भारत में है, तो वो नंद साम्राज्य है। जो बड़ा साम्राज्य मगध का नंद साम्राज्य है। नंद कौन थे? नाई थे, ओबीसी थे, पीडीए थे। महानंद कौन थे? नाई थे। नंद का शासन हटाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर 6-7 पीढ़ी तक मौर्यों का शासन रहा। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोक, फिर अशोक के 4-5 बेटे थोड़े थोड़े दिन रहे, फिर उनका पोता वृद्धरथ, वृद्धरथ की हत्या की पुष्यमित्र ने, फिर 200-250 साल ब्राह्मणों का शासन हुआ, पुष्यमित्र ब्राह्मण था। उसके बाद आ जाता गुप्त काल। गुप्त काल के बाद जो है ये गुर्जर, पाल और ये जो है राजपूत, सबने जिन्होंने इतिहास पढ़ा यही तो काल है। इसके बाद बाहर के लोग आने शुरू हो जाते हैं, फिर गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, और ये है, और फिर मुगल आ गए 1526 में। 250-300 साल मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेज शासन कर गए, तो राजपूतों का शासन कब रहा? इनके रहे छोटे छोटे 10-20 गांवों के छोटे छोटे राज इधर उधर रहे। तो ये कहना गलत है। दूसरा ये कि इनका काम बुद्धि का है। बुद्धि में कौन सी रिसर्च किया? अगर आज इस माइक पे हम बोल रहे हैं तो क्या इसका आविष्कार भारत में हुआ? क्या इस कमरे में एसी चल रहा है, इसका आविष्कार भारत में हुआ? बिजली का आविष्कार भारत में हुआ? हवाई जहाज में उड़ते हैं क्या, उसका आविष्कार भारत में हुआ? मोबाइल फोन का आविष्कार क्या भारत में हुआ? और तो छोड़ो, ये आजकल जो यूज करते हैं, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और ये सब का यूज करते हैं हम, यूट्यूब, कोई आविष्कार भारत में हुआ? वो अलग बात है, पूरे दिन भारत ही लगा रहता है उसमें, लेकिन आविष्कार तो बाहर हुए। क्यों हुए बाहर? इन्होंने हमारी बुद्धि खुलना ही नहीं दी। इन्होंने झूठी कहानियां गढ़ के
प्रश्नों के काल्पनिक उत्तर देते कि हमने पूछा भाई बारिश कैसे होती है, बोले मैं बताता हूँ। एक इंद्र देवता है, वो बादलों को आदेश देते हैं कि जाओ बारिश करके आओ। कि भाई भूकंप कैसे आते हैं, बोले वो गाय के सींग पे धरती रखी हुई है, जब गाय का सींग दुखने लगता है वो सींग बदलती है तो भूकंप आ जाता है। और एक मूर्ख तो और भी भयंकर बात कह रहा है, एक मूर्ख जो अपने आप को क्या कहते हैं, विश्व गुरु क्या कहते हैं, नहीं वो दूसरा जो शब्द कहते हैं जो दुनिया के पूरे का गुरु होता है, जगत गुरु, जो अपने आप को जगत गुरु कहता है। ये बहनें बैठी है मेरी, लेकिन बताना जरूरी है। वो कह रहा है स्त्री के स्तनों में इतना भार होता है कि अगर स्त्री का स्तन जमीन पर झुक जाएगी तो जमीन सहन नहीं कर पाती और तब भूकंप आता है। ये वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर, है अभी ताजी है। ऐसी ऐसी काल्पनिक कहानियां हमें बता रखी है। हमने कहा भैया ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे पढ़ते हैं, कि जी वो राहु केतु जो सूर्य को नाराज हो जाते हैं वो ग्रस लेते हैं और उस टाइम पर बस मंत्र बोले करो, दान दिए करो। और तो छोड़ो, ये तो लंबी बात है, चलो थोड़े दूर की बात है। इन मूर्खों को ये तक नहीं पता चला कि गंगा कहां से निकलती है। इन्होंने इतना प्रयास नहीं किया कि गंगा के किनारे किनारे चले जाते, गंगोत्री तक जाके देख लेते भैया कहां से निकलती है। बोले तो ये ब्रह्मा के कमंडल से निकलती है, फिर शिव जी की जटाओं में आती है और फिर शिव जी लट खोल देते हैं और गंगा बह जाती। गंगा से बात भी करवाते हैं, गंगा को मतलब क्या बात। मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, पर अपने परिवार से कह सकता हूं कि हमारा परिवार इन मूर्खतापूर्ण बातों में क्यों विश्वास करता है, इन मूर्खतापूर्ण बातों को खंडन क्यों नहीं करता। तो आदरणीय मुकेश सिद्धार्थ जी, आपका सवाल है कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी कब हो। सामाजिक और आर्थिक बराबरी जब, जिस दिन हम अपनी बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। हमारे देश में हर साल चेचक का प्रकोप होता था, लाखों लोग मर जाते थे। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि कोई इसका देख लें कि इसकी कोई दवाई वाई खोज लें। लोगों को बहकाते रहे कि ये माता है, माता की पूजा करो और डॉक्टर के पास मत जाना, नहीं तो माता भड़क जाएगी। और बोले वो चावल बनाते थे और चावल करबीर जी क्या बना रहे, चावल के ऊपर पूरा है और उन्हें खा के चले जावे, कह रहे अब माता का प्रकोप शांत हो जाएगा। वो अमेरिका में डॉक्टर जैनल ने इसका टीका खोज दिया, पूरे दुनिया से माता ही खत्म करती। आज इनाम है कोई दुनिया में चेचक ढूंढ के दिखा दे। पोलियो को खत्म कर दिया डॉक्टरों ने। पोलियो ग्रस्त बच्चे होते थे, कहते थे ये ग्रहण में खड़ी रह रही है, ग्रहण में चारपाई पर लेट गई होगी महिला। ग्रहण बढ़ते हैं तो आज भी हमारे समाज में इतने मूर्ख लोग हैं, गर्भवती स्त्रियों को खड़ा रखते हैं 2-2 घंटे, खड़ी हो जाओ ग्रहण पड़ रहा है। तो जब तक इन मूर्खताओं से हम नहीं निकलेंगे, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, और जिन किताबों में हमारे खिलाफ बातें लिखी हुई है, हमारे लिए गाली लिखी हुई है, हम उन्हें बूझ रहे हैं। रामचरितमानस कहती है कि पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र में गुणगण ज्ञान कर, और कहती है कि ढोल गवार शूद्र पशुहारी सकल तारना कह देगा। ये शूद्र तो कहीं भी मिल जाए इनकी पिटाई करो, स्त्री कहीं भी मिल जाए इनकी पिटाई करो। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। और हम पैसे खर्च करके, उधार लेंगे, कर्जा करके और पंडित जी के लिए खीर बना के और माइक लगा के इनके चौपाइयों को अपने घर में गवा रहे हैं, जो हमें गाली दे रही है, जो हमारी गुलामी का प्रबंध कर रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी किताब, अभी एक बहन बोल रही थी मुझसे पहले, वो कह रही थी कि इस किताब को जलाना नहीं चाहिए, कह रही थी, मैं भी सहमत हूं इस बात से, किसी को जलाना भाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन उससे सीख लो कि षड्यंत्र क्या है। इस षड्यंत्र को ऐसा ही दूर किया जा सकता है कि जो हमें वर्ण के बाद पैसे के आधार पर हजारों जातियों में बांटा गया है, उन सबको एक कर दो। लोहिया जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नारा था कि जाति तोड़ो, जमात जोड़ो, समाज को जोड़ो। इन जातियों को तोड़ के हमें एक वर्ग बनना होगा, एक ग्रुप बनना होगा, एक समूह बनना होगा। और मुझे कई जगह आलोचना सहनी पड़ी है, लेकिन मैं जो कहता हूं डंके की चोट पे कहता हूं
कि वर्ण व्यवस्था में केवल 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वर्ण भी है, जाति भी है, उसकी सबको पहचान है कौन ब्राह्मण है। कोई फर्जी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मण हूं। क्षत्रिय जाति भी है, वर्ण भी है, वैश्य जाति भी है, वर्ण भी है, बाकी जो बचे वो सब शूद्र हैं, और 5वां कोई वर्ण ही नहीं था हिंदू व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में। तो किसी गलतफहमी में ना रहे, बाकी सब शूद्र हैं। अगर ये शूद्र एक हो गए और इन शूद्रों ने अपने बुद्धि का प्रयोग शुरू कर दिया, अपने विवेक का प्रयोग शुरू कर दिया, तो जो मुख्य सिद्धांत चाह रहे हैं वो काम पूरा हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज हमारे यहाँ कार्यक्रम एक दादरी में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, वो बाद में लगा था। मुकेश जी को मैंने पहला टाइम दे दिया था, इसलिए मैंने उनसे निवेदन कर लिया कि आप मुझे शुरू में बुलवा देना, तो मुझे निकलना पड़ेगा, उसमें मेरे पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं आप सबसे इसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए कि मुझे जल्दी निकलना है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।